बंधुओं नमस्कार। आज हम आप सबके बीच चर्चा करेंगे पर्यावरण की, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस है इसलिए चर्चा का कोई हेतु नहीं है। यह चर्चा तो होते रहना चाहिए और सबको संज्ञान में भी लेना चाहिए इस विषय को, लेकिन उससे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय हिंसा, प्रतिहिंसा और अहिंसा का विषय है। मैं इसके सिद्धांतों के बहुत तह में नहीं जाऊंगा, उसके व्यवहारिक पक्ष की आपसे चर्चा करूंगा। और ये पर्यावरण, हिंसा, प्रतिहिंसा और अहिंसा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से गुम्फित विषय हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना या संकट कहिए कि दुनिया में यह जो औद्योगिक क्रांति का ताना बाना 1859 और 1859 में ही चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज प्रकाशित हुई। वह 3 आधार थे उस ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के। एक था जीन म्यूटेशन यानी आनुवांशिक उत्परिवर्तन, दूसरा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सशक्ततम का वर्चस्व, और तीसरा था नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन की प्रवृत्ति प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में विद्यमान होगी। ये दोनों घटनाएं जब घटित हुई, उसके पहले की पृष्ठभूमि, आप दार्शनिक पृष्ठभूमि आधुनिक काल की अगर लीजिए, मैं पुराने समय में नहीं जाता, प्राचीन भारतीय वांग्मय ज्ञान परंपरा, विद्या परंपरा में नहीं जाता। मैं बहुत सारी चीजों के गहराई में जाने की बजाय आधुनिक संदर्भों में उसका मूल्यांकन करना चाहता हूं। जर्मनी के 2 चिंतक, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक हुए अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इन दोनों ने, ये जियोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी इन लोगों का अध्ययन था, बहुत सूझबूझ वाले दूरदृष्टा व्यक्ति थे। इन लोगों का विचार था कि प्रकृति के तत्वों में भौतिक तत्व का, हुम्बोल्ट कहते थे भौतिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए, और रिटर कहते थे नहीं, मानवीय तत्वों का प्रादेशिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए। भौतिक तत्व यानी जिनके निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है, केवल उन्हीं तत्वों का अध्ययन हमको करना चाहिए और उन तत्वों का क्रमबद्ध विधि से अध्ययन करना चाहिए, यानी एक एक तत्व का क्रमशः अध्ययन करना चाहिए। यानी प्रकृति के बनाए हुए तत्वों का, सृष्टि के द्वारा बनाए गए तत्वों का, जैसे वनों का अध्ययन करिए, फिर जंगल का अध्ययन करिए, फिर महाद्वीपों का अध्ययन करिए, पर्वतों का करिए, पठारों का करिए, झीलों का करिए, यानी जिनको क्रम से प्रकृति ने बनाए, एक एक तत्व का पूरी पृथ्वी पर पाए जाने, उनकी उत्पत्ति, उनकी विशेषताओं का संपूर्ण वर्णन क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली करिए। रिटर कहते थे नहीं, हमको मानवीय तत्वों का प्रादेशिक विधि से अध्ययन करना चाहिए। हमको जरूरत उन तत्वों की है कि जिन तत्वों को मनुष्य ने निर्माण किया है, और इसलिए किया है क्योंकि उसका उपयोग करना है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका निर्माण किया है। इसलिए मानवीय तत्वों का हमको, जैसे सड़क बनी है, नगरों का विकास हुआ है, अन्य बहुत सारे संचार के, सड़क परिवहन के साधन बने हैं, उद्योग धंधे बने हैं, कल कारखाने बने हैं, कृषि के बहुत सारे तत्व और बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप, मशीनीकरण का उपयोग, आदि आदि जितने भी क्रियाकलाप हुए हैं, हमको इन मानवीय तत्वों का प्रादेशिक विधि से अध्ययन करना। इनका पूरे दुनिया को प्रदेशों में बांटकर हमको क्रमबद्ध तरीके से एक एक प्रदेश का अध्ययन करना चाहिए।
जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 7 महाद्वीप, 7 प्रदेश मान लीजिए, तो उत्तरी अमेरिका में सभी मानवीय तत्वों का अध्ययन कर लीजिए, फिर दक्षिणी अमेरिका में सभी मानवीय तत्वों का, फिर यूरोप के, फिर एशिया के, फिर दक्षिणी एशिया, इस तरह से सभी तत्वों का, मानवीय पक्षों का आपको प्रादेशिक विधि से अध्ययन करना चाहिए। ये इन दोनों का विवाद, इनके और इनके अनुयायी, इनके जो विचार करने वाले लोग थे, इनके जो छात्र थे, इनके विचारों का पालन करने वाले थे, इनके विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले थे, इन लोगों ने इनकी मुहिम को तेजी से आगे चलाया। और उसी 1859 ईस्वी में, जिस वर्ष चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज का प्रकाशन हुआ या औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी, उसी एक वर्ष इन दोनों का, अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर का निधन हो गया। अब निधन होने के बाद क्रमबद्ध तरीके से बात आगे चलती रही, और वो बात जो आगे चली, वह बात आगे चलते 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 इस मुहिम में आ गई कि प्रकृति श्रेष्ठ है, यानी प्रकृति के तत्व श्रेष्ठ हैं कि मानव के तत्व श्रेष्ठ हैं, यानी भौतिक तत्व श्रेष्ठ है कि मानवीय तत्व श्रेष्ठ है, ये सत्श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है, प्रकृति महत्वपूर्ण है या मनुष्य महत्वपूर्ण है, दोनों में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, दोनों एक दूसरे पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है, आदि आदि चीजें चल ली। और इसलिए 1859 ईस्वी से लेकर फिर संघर्ष चला इन दोनों विचारों, दोनों विद्वानों की बातों को लेकर। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययनों की प्रादेशिक तरीके से क्रमबद्ध और प्रादेशिक में घमासान हुआ, भौतिक तत्वों का अध्ययन हो कि मानवीय तत्वों का, इन दोनों के बीच घमासान हुआ। ये लगभग 20 वर्ष तक का कालखंड चला। फिर रिस्ताफेन और रैटजेल, ये 2 विद्वान हुए उसी जर्मनी के, इन दोनों ने फिर कहा नहीं, समन्वय और विशेषीकरण का कार्य करना चाहिए। कभी प्रकृति महत्वपूर्ण होती है, कभी मनुष्य महत्वपूर्ण होता है, दोनों में सामंजस्य और साहचर्य स्थापित करके कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। फिर अगला एक चरण आया। यूरोप बड़ा विभत्स और खराब तरीके से चीजों का इंटरप्रिटेशन करता है, क्योंकि तह में, गहराई में, वास्तविकता में जाकर वो मूल्यांकन नहीं करता। और यूरोप की पूरी चिंतन परंपरा, दार्शनिक परंपरा इसी आधार पर बहुत उथली और छिछली है, और वो मूल बिंदु पर जाकर कोई विचार नहीं करती, और इस नाते उनका जो रिजल्ट और परिणाम होता है वो बहुत तात्कालिक होता है, दूरगामी सकारात्मक परिणाम नहीं देता। वो तात्कालिक लाभ हानि से जुड़ता है और दूरगामी नुकसान में परिवर्तित हो जाता है। 1900 तक आते आते 1900 से 1925 तक नियतिवाद और संभववाद में यह परिवर्तित। तो नियतिवादी यानी वे लोग जो कहते थे नहीं, प्रकृति और भौतिक तत्व ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरा वर्ग था कि नहीं, मानव और मानवीय तत्व ही महत्वपूर्ण है। जो प्रकृति को श्रेष्ठ मानते थे वो नियतिवादी हो गए, जो मानव को श्रेष्ठ मानते थे वो संभववादी हो गए। फिर समन्वय करने के लिए ग्रिफिथ टेलर आए, उन्होंने कहा नहीं, नवनियतिवाद ठीक है, कभी प्रकृति महत्वपूर्ण होती है, कभी मानव महत्वपूर्ण होता। फिर वो खेल शुरू हुआ। 1925 में अल्फ्रेड हेटनर आते हैं, वो कहते हैं प्रादेशिक समाकलन होना, प्रत्येक प्रदेश में मानवीय और प्राकृतिक तत्वों के बीच साहचर्य, सामंजस्य, सहकार का भाव होना चाहिए और दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अंततः मिलजुल के काम किए बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। इसमें कहने का क्या विषय है। उसके बाद यह क्रम से संघर्ष का, यानी प्रकृति बड़ी या मनुष्य, यानी प्रकृति मनुष्य पर विजय करेगी या विजय मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगा। यह संघर्ष इसी उधेड़ बुन में दुनिया, यूरोप, अमेरिका और चीन का भी अब पूरा विकास का जो मॉडल है, इसी संघर्ष, इसी द्वंद, इसी खेल में उलझता रहा। और वो विकास इसी को मानते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध हम क्या कर लेते हैं। नदी पर पुल बना लेते हैं, कितना लंबा चौड़ा, जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ा लेते हैं, हम पर्वतों पर कितने बड़े सुरंग बनाकर रेलगाड़ी पास करा सकते हैं, हम समुद्र में कितनी गहराई तक पनडुब्बी चला सकते हैं,
हम कैसे बॉम्बे हाई में तेल निकाल सकते हैं, आदि आदि चीजें, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की लालसा। यह सामान्य सा सिद्धांत नहीं किसी को पता कि प्रकृति ने स्वयं जो भी तत्व पैदा किया है पृथ्वी पर, वह मानव के और जीवों के उपयोग के लिए पैदा किया है। और प्रकृति कहती है, जैसे माँ अपने बच्चे को कहती है, एक डिब्बे में मान लीजिए माँ ने गुड़ रखा है और गुड़ बच्चे को प्रिय होता है, गुड़ बार बार बच्चा मांगता है, तो माँ उसको सिखलाती है, बच्चा बेटा थोड़ा थोड़ा खाओगे तो अभी तुमको आज ही खत्म नहीं करना है, कल भी खाना, परसों भी खाना, नरसों भी खाना, उसके बाद भी खाना। यानी तब तक जब तक नया आ नहीं जाता तब तक इसका तुमको उपयोग करना है। इसलिए आज ही इसका उपयोग करके समाप्त कर देने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हम प्रकृति, वो तो देती ही है, प्रकृति कहती ही है हमको उपयोग करो, लेकिन प्रकृति वह मर्यादा तय करती है, और वह मर्यादा जो तय करती है वही मर्यादा भारत स्वीकार करता है। भारत की सनातन संस्कृति, भारत की वैदिक संस्कृति, पौराणिक संस्कृति स्वीकार करती है, और पूंजीवाद और साम्यवाद जो यूरोप, अमेरिका, चीन या सोवियत संघ या इस तरह के जितने देश हैं, वह उस मर्यादा को स्वीकार करने को तैयार नहीं। और उनकी सारी सबसे बड़ी समस्या यही है, उस लिमिट को समझने की कोशिश नहीं करते कि प्रकृति हमको एक लिमिटेशन, हम उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमारे लिए परम आवश्यक है, उससे अधिक का हम उपयोग नहीं करेंगे। प्रकृति और मनुष्य का टसिल नहीं होना चाहिए, संघर्ष की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। जब संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न होगी तो प्रदूषण की समस्या खड़ी होगी, क्योंकि मनुष्य को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह स्वयं भी उसी प्रकृति की देन है, उसका भी निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है, और प्रकृति यदि उसके विरुद्ध हो गई तो वह निर्माण उसका व्यर्थ हो जाएगा। स्वयं जिस प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, वही मनुष्य उस प्रकृति को चैलेंज कर रहा है, उसी पर ताना बाना लगाए फिर रहा है कि कैसे हम अधिकतम 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 दोहन और शोषण के स्तर तक पहुंच जाते हैं। यह जो समस्या है प्रदूषण की, यह समस्या, इस समस्या से हमको निकलने की आवश्यकता है। और इसीलिए प्रकृति का जो समग्र विकास की संकल्पना प्रतिपादित की जाती है, समग्र ग्रामीण विकास की संकल्पना प्रतिपादित की जाती है, भारत में जो पूर्ण विकास की संकल्पना, उसके 3 आधार हैं। विकास यानी संधृत विकास होना चाहिए, यानी ऐसा विकास जो आज के लिए उपयोगी हो, कल के लिए भी उपयोगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि आज सड़क बनी और कल टेलीफोन वाले उस सड़क को खोदना शुरू कर दिए, परसों पानी सीवर वाले उसको परसों खोदना शुरू कर दिए, फिर नरसों सड़क बनाने वाले फिर आ गए। यानी हमारा कहीं नियोजन, संधृत विकास होना चाहिए, तब समग्र विकास होगा। फिर कहा जाता है संतुलित विकास होना चाहिए। संतुलित विकास यानी एक स्थान पर बहुतायत उपयोग हो रहा है, दूसरे स्थान पर कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये एक स्थान पर चरम गति पहुंच गई, दूसरे स्थान पर कुछ संभव ही नहीं। एक स्थान पर खाते खाते व्यक्ति परेशान है, दूसरे स्थान पर खाने बिना परेशान है। यानी संधृत विकास, संतुलित विकास, और तीसरा है समन्वित विकास। जब हम अपना विकास कर रहे हैं तो हमको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे विकास के अतिरेक से किसी का ह्रास तो नहीं हो रहा, कोई पतन की तरफ तो जा रहा है, कोई किसी का नाश तो नहीं हो रहा, कोई नष्ट तो नहीं, कोई शून्यता की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। अगर हम तीनों का ध्यान रखते हैं, अर्थात हम समन्वित विकास करते हैं, अपना भी विकास कर रहे हैं, दूसरे की भी चिंता है कि वो उसका नुकसान तो ना हो कम से कम,
हम अपना विकास कर, लेकिन उस स्थान का भी विकास होना चाहिए, वहां जो रहते हैं वहां भी उसका भी होना चाहिए विकास। इसके आलोक में जब हम चीजों का विचार करते हैं तो प्रकृति हमको बताती है कि देखिए कैसे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की, कोई भी वृक्ष, पेड़, हरा पौधा सूर्य से गर्मी पाकर, सूर्य से ऊष्मा पाकर, ऊर्जा प्राप्त करके उसका जो पत्ती है, उस पत्ती में जो नमी होती है, उस नमी जब उसमें टच में आते, संपर्क में सूर्य की ऊर्जा के, तो वहां फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है और वह ऊर्जा का निर्माण करता है। उस ऊर्जा के निर्माण से उस वृक्ष का, उस पौधे का विकास होता है, आगे चलकर वो फल देता है। वो फल, उसकी हरी पत्तियां होती हैं, डाली होती है, फल होता है, फिर वो पत्ते सड़ते हैं, गिरते हैं, नष्ट होते हैं, फिर फल आता है। ये क्रम एक चलता है उसका। अनेक बार वो पेड़ नष्ट होता है, फिर नए कोपल और बीज आती है, अनेक बार उसी में से फिर नया बीज और कोपल आती है। तो इसको कहा जाता है पहला पोषण स्तर है जैविक और अजैविक तत्वों का, जो पृथ्वी पर प्रकृति ने बनाया है। फिर प्रकृति ने कहा कि ये जो तत्व है, यानी पहला पोषण स्तर है, इसका प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? यानी जो पूरी तरह शाकाहारी है, यानी हर्बीवरस है, जो वनस्पतियों को, पत्तियों को, चाहे सूखे को, पत्तियों को, चाहे हरी पत्तियों को, चाहे डाली को, चाहे फल को, इसको खाकर जो अपना जीवन चलाता है, जो जीवन यापन करता है, वह क्या है? शाकाहारी है। ये दूसरा पोषण स्तर है। प्रकृति ने कितना पोषण, मनुष्य के पोषण का जो भोजन, मूलभूत आवश्यकता, उसके पोषण का एक क्रम निर्धारित किया है। सूर्य, मिट्टी, जल, वायु से वह प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से उस वनस्पति का विकास और उससे उत्पादन, और फिर उससे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी जो केवल शाकभक्षी हैं, जो केवल शाकाहारी हैं, और जहां ये उपलब्ध है वहीं वो शाकाहारी पाए जाते हैं, ऐसे शाकभक्षी, भेड़, बकरी आदि, ये उनको खाकर अपना जीवन संचालित करते हैं। फिर प्रकृति ने विधान बनाया कि इन जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, यानी दूसरे स्तर का पोषण स्तर, उनको, उनका भी उपयोग करने वाला कोई है, यानी कार्निवरस है, मांसभक्षी है कोई, शेर है, भालू है, कुत्ते हैं, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जीव हैं जो शाकभक्षी हैं, यानी वो दूसरे स्तर के उपभोक्ता हैं, यानी उनका तीसरा पोषण स्तर है। और फिर चौथा जो उपभोक्ता है, तीसरा उपभोक्ता और चौथा पोषण स्तर, वह है जो सर्वभक्षी है, यानी सब कुछ खाने वाला, ओमनीवरस, सर्वाहारी, जो सब कुछ खा सकता है। जैसे कुत्ता, वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, और मनुष्यों के लिए भी, विवेकानंद इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं, मनुष्यों के लिए भी जहां शाकाहारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, वहां के मनुष्य को शाकाहारी ही सेवन करना चाहिए जहां उनकी उपलब्ध। इसीलिए जो प्राथमिक पोषण स्तर है, जहां मांसाहार ही उपलब्ध, शाकाहारी चीजें उपलब्ध नहीं है, वहां आपको इस तरह के जीव नहीं पाए जाते, नहीं मिलते हैं। सर्वाहारी यानी ओमनीवरस, जो सभी को खाते हैं, और इसीलिए मनुष्यों के लिए निषेध बताया गया है कि मनुष्य
जहां शाकाहारी तत्व प्राप्त हैं वहां शाकाहारी का सेवन करेगा, जहां नहीं प्राप्त है वहां वह मांसाहार का सेवन कर सकता है। लेकिन हम मांसाहार के अंधाधुंध उपयोग में, टेस्ट लेने, स्वाद लेने, व्यग्रता में ऐसे बेचैन हो गए कि हम कोरोना परोसना शुरू कर दिए दुनिया को। अपने इम्यून सिस्टम, अपनी ताकत को, अपनी परिस्थिति को बदलना शुरू कर दिए। हमारे पास सब कुछ है, सभी प्रकार के सब्जियां हैं, सभी प्रकार के गेहूं, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, दूध, सब कुछ है। इसकी बहुत डिटेल व्याख्या हो सकती है, लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है। ये चारों जो पोषण स्तर हैं, इसको प्रकृति ने आपके लिए बहुत व्यवस्थित क्रम में बनाया है, लेकिन आप उनका संतुलित, संधृत, समन्वित उपयोग करिए, तब वह बात बनती है। और इसीलिए जब हिंसा, प्रतिहिंसा और अहिंसा की बात की जाती है, तो एक बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, देखना चाहिए कि जितने भी जैविक या अजैविक तत्व हैं, वे सभी जैविक और अजैविक तत्व, उनको नष्ट जब किया जाता है, किसी भी रूप में नष्ट होते हैं, तो उनको पीड़ा होती है। जैसे पेड़ अपने सूखे पत्ते जब गिराता है तो पेड़ को पीड़ा होती है, ठीक वैसे ही जब हमारे घर का कोई 80, 85, 90 साल का बुजुर्ग जाता है, हमको पता है कि अब उसको जाना ही है, लेकिन हमको पीड़ा होती है। जब हम किसी भी जैविक या अजैविक तत्व को जानबूझकर पीड़ा पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार पीड़ा पहुंचाते, जानबूझकर पीड़ा, अपने निहित स्वार्थ, लोभ और लालच में जब जानबूझकर किसी को हम पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वह हिंसा कहलाता है। सीधी सी बात है। पेड़ को काटना, पका हुआ पेड़ है, तैयार पेड़ है, अब उसकी कोई प्रोडक्शन की संभावना नहीं है, उसमें पुनः हरे पत्ते या फल आने की संभावना नहीं, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, हम नहीं काटेंगे तो वो गिर के सड़ ही जाएगा, हमको तब उसका उपयोग करना है। हम लेकिन हरा पेड़ है, कच्चा पेड़ है, अभी उसमें संभावना है, हम उसको काटते हैं तो वह भी हिंसा है। हम अपने स्वाद के लिए भेड़, बकरा और पता नहीं क्या क्या काट के खाते हैं, और खाते क्या हैं, उसको तरह तरह का तेल, मिर्च, मसाला डालकर हम इतने तरह से फ्राई करते हैं कि वास्तव में टेस्ट तो उसका नहीं, हमको तो टेस्ट तेल, मसाला और लहसुन, प्याज आदि का टेस्ट होता है, और हम उसको दावत करके बड़े आनंद से खाते हैं। वे लोग खाते हैं जिनके यहाँ साग, सब्जी, सारी चीजें, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी हम प्रकृति का अनादर कर, उसकी व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रतिहिंसा क्या है? प्रतिहिंसा है कि हम किसी को अपने लोभ में, लालच में, आनंद में हम किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वह पीड़ा जब हम पहुंचाने जा रहे हैं तो वह अपनी पीड़ा से अपने को बचाने के लिए वह प्रतिहिंसा करता है, वह भी आपको पीड़ा पहुंचाना चाहता है और पहुंचाएगा ही पीड़ा। यह प्रतिहिंसा है। और अहिंसा वह है कि हम जब किसी को भी जाने अनजाने अगर कोई दर्द, पीड़ा, क्लेश हमसे हुआ है तो उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। हम किसी भी दशा में जानबूझकर किसी को किसी भी प्रकार का कोई दर्द, पीड़ा, कष्ट, क्लेश मन, वचन, कर्म, वाणी किसी भी तरीके से नहीं देते हैं तो वह अहिंसा है। लेकिन हम अपने आनंद में, अपने खुशी में, अपने लोभ में, अपने लालच में,
अपने इंद्रियों के सुख में, अपने अट्ठहास लगाने में, कुछ लोगों को हिंसक गतिविधि करने में, क्रूर गतिविधि करने में आनंद प्राप्त होता है। और इस संदर्भ में मल्लापुरम केरल में जो घटना घटित हुई, किसी हथिनी को, जो किसी को न तो वो पागल हथिनी थी, न किसी को मारने जा रही थी, न किसी को नष्ट करने जा रही थी, न कोई उपद्रव मचा, केवल आनंद में, देखे इसका क्या मजा आता है। और पाइनएप्पल में विस्फोटक पदार्थ डालकर और उसको खिला दिया जाता है। सामान्य हाथी क्या वो खा लेगा? वो तो दौड़ा के मारेगा, चढ़ जाएगा आपके ऊपर। वो हथनी अगर सामान्य स्थिति में नहीं होती तो क्या वो खिला पाने में समर्थ होते महोदय जिसने खिलाया? वो गर्भवती हथनी। यह बहुत बड़ी हिंसा है, हिंसा की पराकाष्ठा है। हिंसा केवल वही नहीं है जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर देता है, हिंसा वह भी है जो अव्यक्त रह गई, जिसकी पीड़ा अव्यक्त रह गई, वह भी हिंसा है। जिसकी पीड़ा अव्यक्त रह गई वह भी हिंसा है। और इसीलिए जो प्रतिक्रिया न दे सके, जो व्यक्त न कर सके अपनी पीड़ा, ऐसे के साथ हिंसा करना महापाप, नीच दुष्कर्म है। और इससे बड़ा कुकर्म कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में राजनीति की ऐसी दुर्गंध, ऐसी परंपरा है कि उस विषय पर वे लोग जो प्रकृति को ही धताते बताते हैं, प्रकृति की ही अवहेलना और प्रकृति का ही अनादर करते हैं, वे लोग इस विषय पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं। क्योंकि केरल में क्या एक खास प्रकार की सरकार है, खास प्रकार के लोगों ने खिलाया होगा, इसलिए वे नहीं बोलते हैं। लेकिन बोलते कहां हैं? जब जॉर्ज फ्लॉयड मारा जाता है अमेरिका में, और ये कहते हुए सोशल मीडिया पर झूठ और फरेब फैलाया जाता है कि गोरे ने काले को मार दिया। आप इतिहास पढ़िए, निश्चित रूप से जॉर्ज फ्लॉयड का जिस तरीके से डेरेक ने मारा, डेरेक चौविन ने जिस प्रकार मारा, 8 मिनट तक उसकी गर्दन पर अपनी पैर दबाए रखा, वह निश्चित ही घृणित, निंदनीय और बहुत ही क्रूरतापूर्वक किया गया हत्या है। लेकिन वह भी गोरा था, वह भी गोरा। गोरे और काले का भेद करके हिंदुस्तान में बवंडर किया जा रहा है, जबकि वो काला था ही नहीं। था भी तो गोरे काले की वो हत्या का षड्यंत्र नहीं था। वो उसके पूर्वज न्यू कैरोलिना राज्य के रहने वाले थे। ह्यूस्टन में आकर वो रहता था, और ह्यूस्टन से आकर वह मिनोपोलिस में नौकरी करता था, एक रेस्टोरेंट पर गार्ड का। और गार्ड की नौकरी नहीं करता था। 2007 में एक दुकान लूटने के जुर्म में उसको 5 साल की सजा हो चुकी थी, लेकिन 3 साल की सजा के बाद वो जमानत पर छूट आया था। और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो इस आरोप में पकड़ा कि उसने $20 अर्थात 1500 रुपए के नकली नोट एक दुकान पर चलाया है। और उस दुकान ने पुलिस को खबर किया कि हमारे यहां $20 का नकली नोट फला व्यक्ति लेकर आया था और वो ये सामान लेके गया है। पुलिस ने पकड़ा। पुलिस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बजाय पुलिस ने अतिरेक किया, पुलिस ने गलत व्यवहार किया, और उस गलत व्यवहार के कारण उसका निधन हो गया। पुलिस इतना अधिक टार्चर किया पुलिस ने कि उसका निधन हो गया। पुलिस उसको मारने के लिहाज से नहीं मार रही थी, पुलिस उसको बांध कर ले जा रही थी। वो रिएक्ट किया, पुलिस ने मारा, और मारते मारते वो गिर पड़ा।
जब गिरा तो डेरेक ने अपने अपने पैर को उसके गर्दन पर रख दिया, ऐसा रख दिया कि वह फिर सांस उसकी रुक गई। लेकिन उसको गोरे काले का भेद बताना, एक तो वो काला था नहीं और था भी तो इसमें गोरा काला कहां से आ गया? भारत में यह पूरा जो चक्र है, ये पूरा जो सिस्टम है, उस विकृत मानसिकता के लोग ऐसे हैं कि जो झूठ, फरेब और सच, वास्तविकता, प्रकृति को ठीक से समझते नहीं, ज्ञान को ठीक से समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, उनको केवल अपना व्यक्तिगत आनंद और सुख ही सर्वोपरि होता है और प्रत्येक बात को राजनीति की भाषा में बैठाने की कोशिश करते हैं। जो फ्लाइट के निधन के विषय में यहां कुंठा भरा बहस चलाते हैं, क्या उन्होंने उस हथनी के मरने पर एक शब्द भी दुख, पीड़ा और क्लेश का व्यक्त किया? नहीं किया। तो वे उस पुलिसकर्मी से जिसने फ्लाइट को मारा या जिसने हथनी को खिलाया विस्फोटक सामग्री, इन दोनों से घृणित, कुत्सित और गंदे पापी वे लोग हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि वे प्रकृति और मानव के अंतर संबंध को ठीक से नहीं समझते। प्रकृति और मानव में भेद करके समझते हैं, प्रकृति और मानव को दो पलड़े पर खड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति और मानव के बीच जो साहचर्य है, जो समन्वय है, वो साहचर्य और समन्वय से ये सृष्टि बनी है और इस सृष्टि उसी से संचालित चाहती है कि हो। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो ये प्रकृति लंबे समय तक हमारा पोषण करती रहेगी और हमको कोरोना जैसी महामारी, इस तरह की विकृत मानसिकता की आगोश से हमको बचा कर रखेगी। मल्लापुरम में एक कुत्सित, निंदनीय, घृणित कृत्य हुआ है, उसकी जितनी भी भर्त्सना, निंदा की जाए वो कम है। अमेरिका में जो हत्या पुलिस ने की, पुलिस भारत ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में पुलिस बल ऐसी घटनाएं बहुत सारी कर देता है, अनजाने में कर देता है, अत्यधिक कुंठा, हताशा में कर बैठता है, अत्यधिक उत्साह में कर बैठता है। अत्यधिक उत्साह में आकर एक दोषी जो गलत नकली नोट चलाया था, हिंदुस्तान में नकली नोटों के जम्मू कश्मीर में प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटेक्टर भी बहुत हैं और उनको दोष नहीं देते हैं, और वो दोष देते हैं नोटों की बंदी को दोष देते हैं। जिस बंदी का लाभ ये हुआ कि वहां आधे अपराधी निस्तनाबूद हो गए, आतंकवादी निस्तनाबूद हो गए, उनका ठिकाना नहीं पता चल रहा है कि कहां गए। वो प्रोटेक्टर उनका काले और गोरे का भेद करके उसकी इंटरप्रिटेशन यहां कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में पुलिस कस्टडी में इस तरह की हत्याएं नहीं होती? वो दोषी था, अपराधी था, ये अलग बात है कि वो हत्या उसकी जिस तरह प्रकार से हुई है वो बहुत गलत है, बहुत घृणित है, निंदनीय, अमानवीय है, पुलिस को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके अपने देश के लोग अपने देश के बारे में क्या बात और विचार करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने आज इस अवसर पर पर्यावरण से संबंधित सभी प्रकार के पक्षों, पर्यावरण से जुड़े जीवों और अजैविक तत्वों की स्थिति, उनकी जीवन के पोषण का जो स्तर है प्रकृति निर्धारित करती है उसके बारे में, और उस पोषण स्तर के द्वारा हिंसा, प्रतिहिंसा और अहिंसा के विषय में और उसके मानवीय और जीवन मूल्य के जो पक्ष हैं उसकी मैंने आपसे सामने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर पर्यावरण की आप सबको शुभकामना देते हुए वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, जल संरक्षण कीजिए, मृदा संरक्षण कीजिए, वायु संरक्षण कीजिए,
कम उपयोग करिए, न्यूनतम उपयोग करिए, जितने में काम चल सके उतना ही उपयोग करिए प्रकृति के तत्वों का। इस निवेदन के साथ मैं आज की अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप हमारे इस पेज पर स्थायी रूप से जुड़कर बहुत सारी सूचना, बात, सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। हमारे वीडियो हमारे YouTube चैनल कौस्तुभ नारायण मिश्र पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर बस इतना ही। कल पुनः हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।